ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य घोषित किए हैं। 10 सदस्यों को राष्ट्रीय कार्य समिति में रखा गया है। तो बड़ी खबर है दिल्ली से। सुरेश कश्यप, संजय जायसवाल, विष्णु देवसाय, धर्मलाल कौशिक, अश्विनी शर्मा, बंदी संजय कुमार, सोमावीर राजू और दीपक प्रकाश समेत किरोड़ी लाल मीणा, सतीश पुनिया को कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। तो दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। सतीश पुनिया को कार्य समिति का सदस्य बना दिया गया है। वहीं बीजेपी ने बता दें राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा कर दी है। 10 सदस्यों को राष्ट्रीय कार्य समिति में रखा गया है। सुरेश कश्यप, संजय जायसवाल, विष्णु देवसाय और धर्मलाल कौशिक समेत बंदी संजय कुमार, अश्विनी शर्मा और सोमावीर राजू, दीपक प्रकाश और किरोड़ी लाल मीणा को समिति में रखा गया है। तो बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा कर दी है, सूची जारी कर दी है, जिसमें 10 सदस्यों को राष्ट्रीय कार्य समिति में रखा गया है। उनके नाम भी सामने आ गए हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा कर दी है। सूची जारी की गई है जिसमें 10 सदस्यों के नाम शामिल हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। इन दिनों ट्रेनों से सफर करना किसी सजा से कम नहीं है। ट्रेनें लगातार लेट होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेल एक्सप्रेस सहित लोकल ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से 3 से 4 घंटे चल रही हैं। वहीं ट्रेनों के लेट होने से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की काफी भीड़ उमड़ रही है। मामले में स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। इन दिनों ट्रेनों से सफर करना किसी मुसीबत से कम नहीं रहेगा। जी हम बात कर रहे हैं रेलवे की। लगातार जो ट्रेनों का लेट होने का सिलसिला है वो जारी है। आपको बता दें अमूमन जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेनें, लोकल ट्रेनें समेत जितनी भी जो ट्रेनें हैं वो लगातार लेट होने की जो शिकायत है वो यात्रियों द्वारा की जा रही है। आपको बता दें 2 से 3 घंटे विलंब ट्रेनें अपने निर्धारित समय से चल रही। खास तौर पर वो ट्रेनें जो लंबा सफर तय करती है, लखनऊ की बात करें, दिल्ली की बात करें, सिकंदराबाद की बात करें, सभी जो एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें वो लगातार लेट हो रही है, जिसके चलते यात्री परेशान हो रहे हैं। कई ऐसे यात्री भी हैं जिनकी ट्रेनें भी छूट जा रही हैं। आपको बता दें रोजाना 5 से 10 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है। इसके पीछे कई स्टेशनों में निर्माण कार्य, वहीं दूसरी ओर अब मानसून की भी शुरुआत हो गई, जिसके चलते कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है। बहरहाल देखना होगा इन व्यवस्थाओं को लेकर के रेलवे द्वारा क्या कुछ प्रयास आगे किए जाते हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भोपाल दौरा आज। रविंद्र भवन में वत्सल भारत कार्यक्रम में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। सुबह 7:30 बजे दिल्ली से विमान से भोपाल पहुंचेंगी। सुबह 10 बजे रविंद्र भवन में कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहीं दोपहर 1:30 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज भोपाल पहुंच रही हैं। रविंद्र भवन में वत्सल भारत कार्यक्रम में स्मृति ईरानी शामिल होंगी। सुबह 10 बजे रविंद्र भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहीं दोपहर 1:30 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। तो विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इसी के चलते अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेताओं के दौरे लगातार हो रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से, बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव का MP दौरा। चुनाव प्रभारी बनने के बाद ये उनका पहला दौरा होगा। G20 की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे और इंदौर के होटल मैरियट में बैठक आयोजित की गई है। बता दें 12 बजे IIM इंदौर में छात्र छात्राओं के साथ संवाद करेंगे और दोपहर 2:15 पर भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे। तो भोपाल से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। बता दें बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भोपाल पहुंच रहे हैं। चुनाव प्रभारी बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है। बता दें G20 की समीक्षा बैठक में प्रभारी शामिल होंगे और इंदौर के होटल मैरियट में बैठक आयोजित की गई है। 12 बजे IIM इंदौर में छात्र छात्राओं के साथ संवाद भी करेंगे।
और इधर छत्तीसगढ़ की सियासत में धान खरीदी सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रदेश के 25 लाख से ज्यादा परिवार सीधे तौर पर खेती से जुड़े हैं और ऐसे में उनके लिए धान खरीदी किसी उत्सव से कम नहीं है और इसलिए धान खरीदी पर सियासत भी जमकर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे ने धान को लेकर एक बार फिर सियासत तेज कर दी है। इन सब पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ धान का कटोरे के रूप में पूरे देश में जाना पहचाना जाता है। बीते साल राज्य सरकार ने 108 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। धान को लेकर सियासत भी होती रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया और इसे केंद्र की उपलब्धि बताने से नहीं चूके। लेकिन धान की कीमत पर पीएम ने कुछ नहीं कहा, इसलिए सियासी जानकार ये कहते हैं कि फिलहाल राज्य सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भाजपा के पास जवाब नहीं है। देखिए, धान खरीदी प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है और उसमें जो भूपेश बघेल सरकार ने कहा था हम 2500 देंगे, उसमें जो अड़चने आई उसके बाद राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से उन्होंने 2500 दिया। इस बात का प्रभाव पूरे प्रदेश में है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। इधर सीएम भूपेश बघेल धान खरीदी को राज्य सरकार की उपलब्धि तो बता ही रहे हैं, वो ये भी बताने से पीछे नहीं चूकते कि राज्य सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना ही नहीं बल्कि किसी भी योजना का कोई जवाब भाजपा के पास नहीं है। वही भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे धान के मुद्दे पर भाजपा के घोषणा पत्र का इंतजार करने की बात कहते नजर आते हैं। इनके पास किसी का जवाब नहीं है, न गोधन न्याय योजना का, न भूमि श्रमिक न्याय योजना का, न राजीव गांधी किसान न्याय योजना का, न हमारे हाट बाजार क्लिनिक योजना का, किसी के इनके पास काट नहीं है। तो केवल ये अब 3 महीने तक के केवल ये कहेंगे कि धान हम खरीदते हैं तो ये हम करते हैं, वो सब बोलते रहेंगे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है धान की खरीदी, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड दिल्ली की सरकार ने ये कह दिया कि अगर आप बोनस दोगे तो हम आपका चावल ही नहीं उठाएंगे। जो धान खरीदने की बात आज सरकार केंद्र की कर रही है, उस सरकार ने चावल उठाने के लिए लिखित में कहा है कि हम चावल नहीं उठाएंगे, पीडीएस का भर उठाएंगे, बाकी चावल नहीं उठाएंगे। अर्थात पहली चीज वही प्रमाणित हो जाता है कि वो धान खरीदी नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हम जो चावल खरीदते हैं एफसीआई के माध्यम से, वो लगभग जो इनका धान का प्रोक्योरमेंट होता है वो 85% धान की कीमत हमारे ही उस चावल खरीदी के एफसीआई के माध्यम से दिया जाता है। धान खरीदी प्रदेश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि खरीदी की क्रेडिट लेने को लेकर सियासत तो हो ही रही है। धान की कीमत का मसला भी बेहद अहम है। फिलहाल कीमत के मुद्दे पर कांग्रेस का पलड़ा जहां न्याय योजना की वजह से भारी नजर आ रहा है, तो अब भाजपा का घोषणा पत्र ही ये बताएगा कि कीमत को लेकर उसकी क्या रणनीति है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने एक बार फिर जमीन की खरीदी बिक्री करने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने लगातार चौथी बार जमीन के गाइडलाइन दरों में छूट देने का निर्णय लिया है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आने की संभावना भी अब जताई जा रही है। कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में सरकार ने जमीन की खरीदी बिक्री में 30% छूट जारी रखने का निर्णय लिया। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने लगातार रियल एस्टेट सेक्टर को राहत दी है। इससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा हो रहा है और आम लोगों के आवास का सपना भी पूरा हो रहा है। पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन की सरकार के समय एक परंपरा बना दी गई थी कि हर साल जमीनों के गाइडलाइन के दर बढ़ाए जाएंगे, जिसके कारण गरीबों को आवास खरीदना, जमीन खरीदना बहुत महंगा हो गया था। जितने की जमीन नहीं थी, कहीं कहीं उससे ज़्यादा उनका गाइडलाइन का रेट था। तो हमारी सरकार ने इसको युक्त संगत बनाने के लिए, तर्क संगत बनाने के लिए, गरीबों को सस्ते दर पे जमीन उपलब्ध हो, इसके कारण उनको दिक्कत न हो, इसके लिए गाइडलाइन की दरों को कम किया है 30% तक। इसका आम आदमी को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा, साथ ही सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। हमने गाइडलाइन का दर कम किया है, तो जो हमको मुद्रांक शुल्क की कम जो बढ़ोतरी है वो पिछले वर्षों की अपेक्षा लगातार बढ़ रही है। तो सरकार का बेहतर आर्थिक प्रबंधन है, जिससे आम जनता का भी फायदा होगा और सरकार का भी फायदा होगा। दूसरी ओर
रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार के निर्णय से मकान जमीन खरीदने वालों को बड़ा फायदा मिला है। सरकार यदि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क भी कम कर देती तो सभी वर्ग को इसका लाभ मिलता। निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा गेम चेंजिंग डिसीजन है ये, और ये सरकार ने आते ही पहला कदम ये लिया था, मुझे याद है आज से 4 साल पहले। और आज अभी 1 अप्रैल से ये वापस 30% गाइडलाइन रेट यथावत जो छूट थी कंटिन्यू हुई है, जिसका अनुमोदन कल ही कैबिनेट मीटिंग में सीएम साहब ने किया है। तो ये पूरा रियल एस्टेट जगत इस बात से उत्साहित है। बढ़ती महंगाई से परेशान आम लोगों के लिए जमीन की गाइडलाइन दरों को यथावत रखना एक राहत है। सरकार ने ये फैसला रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने की उम्मीद के साथ लिया है। अब देखना होगा कि वास्तव में इस सेक्टर को कितना लाभ होता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। और इधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने खिलाड़ी के अंदाज में कांग्रेस पार्टी में अपनी भूमिका को बता दिया है। सिंहदेव ने विधानसभा में चुनाव लड़ने को लेकर कहा है कि पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, और उन्होंने आगे कहा कि मैंने कहा था कि अगर मैं टीम में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो खेलूंगा, और मैं चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन हो। मुझे लगता है कि टीम में योगदान दे सकता हूं। वहीं टीम के वाइस कैप्टन बनने को लेकर सिंहदेव ने कहा कि अभी तक के लिए बना हूं, अगली सीरीज के लिए सिलेक्शन होना है, उसमें अगर सिलेक्शन हुआ तो खेलेंगे। और वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने कहा भी है कि मैं समिति में नहीं रहना चाहूंगा, सदस्य के रूप में या फिर फीडबैक लेने में हमेशा उपलब्ध हूं। इसके साथ ही सिंहदेव ने धान खरीदी के मुद्दे पर भी कहा कि धान खरीदी बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है, और केंद्र सरकार ने लिखित कहा था कि बोनस दोगे तो धान नहीं लेंगे। वहीं प्रमाणित होता है कि केंद्र सरकार धान खरीदी नहीं करती है। अगर धान खरीदी करते तो चावल न लेने की बात नहीं होती। ये कहा था, मुझे अगर ये लगता है कि मैं अभी भी टीम में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो मैं खेलूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो। अगर मैं टीम में लग रहा है कि योगदान नहीं दे पा रहा, फील्डिंग करने झुक रहा हूं, बॉल हाथ से निकल जा रही है, कैच नहीं कर पा रहा, रन नहीं बना पा रहा, विकेट नहीं ले पा रहा, तो फिर मुझे टीम में रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि हाँ नहीं कुछ योगदान दे सकता हूं, फिर अगर सिलेक्शन होता है तो खेलूंगा। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है धान की खरीदी, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड दिल्ली की सरकार ने ये कह दिया कि अगर आप बोनस दोगे तो हम आपका चावल ही नहीं उठाएंगे। जो धान खरीदने की बात आज सरकार केंद्र की कर रही है, उस सरकार ने चावल उठाने के लिए लिखित में कहा है कि हम चावल नहीं उठाएंगे, पीडीएस का भर उठाएंगे, बाकी चावल नहीं उठाएंगे। अर्थात पहली चीज वही प्रमाणित हो जाता है कि वो धान खरीदी नहीं कर रहे हैं। अगर वो धान खरीदी कर रहे होते तो चावल नहीं उठाने की तो बात ही नहीं होती। और इधर बलरामपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस सेकंड को, इस समय को नोट कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूं कि 2023 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही कांग्रेस की बूथ चलो अभियान पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस भाजपा की नकल कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी की नकल करना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चरेवेती हमारा मूल मंत्र है। चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो, तो सिर्फ चुनावी प्रदेश करके हम काम नहीं करते, बल्कि प्रत्येक दिन बूथों पर काम करना। और हमारे बहुत सारे मोर्चा प्रकोष्ठ है जिनके माध्यम से हम हर वर्ग पार्टी के मोर्चा के रूप में भी उनकी सेवा करते हैं, मदद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगी। बल्कि आज मैं सूरजपुर में मीडिया के साथियों को बोल रही थी कि वो इस समय, आज आपके सामने भी कह रही हूँ कि आज अभी आप इस समय को नोट कर लीजिए, इस सेकंड को नोट कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनेगी। और इधर अंबिकापुर राजमाता देवेंद्र कुमारी शासकीय मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण शनिवार को किया गया। दरअसल मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव सहित कई बड़े नेताओं को अंबिकापुर पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने वर्चुअली मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया।
कार्यक्रम में पहुंचे अमरजीत भगत ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण हो जाने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। और इधर भाजपा में राष्ट्रीय महिला मोर्चा सदस्य उषा वाजपेयी बस्तर के 4 दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंची। उन्होंने विभिन्न विधानसभाओं की महिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। शहर के शौंडिक समाज भवन में उषा वाजपेयी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की सराहना भी की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। वहीं साल 2018 में भाजपा की करारी हार को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है। भाजपा ने गरीबों के हित में कई काम किए थे। बस्तर में महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि योग्य महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। बस्तर के विकास में जो भी आवश्यकता है हमारी महिलाएं जरूर करेंगी। वो सीट के लिए बिल्कुल ललायत नहीं है, पर बस्तर का विकास हो, उनके बाल बच्चे आगे बढ़े, उनका घर समृद्ध हो, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, उनको सही रास्ता मिले, सही रोड मिले, सही विकास का कार्य हो, ये सब महिलाएं मेरे साथ। बस्तर की 12 विधानसभाओं में अगर 12 की 12 महिला सक्षम और योग्य रहेंगी तो आएंगी। जो कमीशन का जो रूल है वो तो फॉलो ही करेंगे हम, और ऊपर से महिलाओं का अगर योग्य महिला रहेंगी तो जरूर बस्तर में आएंगी। और इधर बलौदा बाजार मुख्य मार्ग में दौंदे खुर्द में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को धरसीवा नायब तहसीलदार की कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। इस मामले में नायब तहसीलदार ने तुरंत कब्जा हटाने का आदेश दिया था, लेकिन इस पर प्रशासन ने अमल ही नहीं किया। अब इस फैसले के खिलाफ कब्जाधारी अपर कलेक्टर के पास पहुंच गए हैं और उन्होंने इस मामले में रिवीजन याचिका दाखिल की है। बता दें कि जमीन पर अवैध कब्जा कर 11 दुकानें बना ली गई हैं और इस मामले में अब तूल पकड़ लिया है, जब क्षेत्र के ही एक कांग्रेसी नेता ने इस मामले की शिकायत की थी। दूसरी ओर इस मामले में कब्जाधारियों का कहना है कि वे काफी समय से इस जमीन पर काबिज हैं। हाउसिंग बोर्ड की जमीनों पर दबंगों द्वारा किए गए कब्जे को आखिरकार धरसीवा के नायब तहसीलदार ने अवैध करार दिया है और उन्होंने आदेश पारित किया है कि इसे यहां से हटाया जाए, इस अवैध कब्जे को ध्वस्त किया जाए। और इसके बाद जो है जो आरोपी पक्ष थे जिन्होंने इस पर कब्जा किया था, उन्होंने रायपुर अपर कलेक्टर के यहाँ एक रिवीजन याचिका दाखिल की है और जिसमें जो है धरसीवा नायब तहसीलदार द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं उस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। फिलहाल जो है इस मामले में भी अपर कलेक्टर की ओर से कोई भी फैसला नहीं हुआ है। दूसरी ओर जो कब्जाधारी हैं उनका साफ कहना है कि उनके पास इस कब्जे से संबंधित और इस जमीन से संबंधित दस्तावेज हैं, वे अपनी ओर से सारे दस्तावेज अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि धरसीवा नायब तहसीलदार ने जो फैसला सुनाया उससे पहले इनकी कोई गवाही नहीं हुई, इन्हें पेशी पर नहीं बुलाया गया, इनका पक्ष नहीं लिया गया, वह एक तरफा फैसला था। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। और इधर छत्तीसगढ़ में मानसून के दस्तक के साथ ही क्षेत्र में इन दिनों लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए फायदेमंद भी है, साथ ही फसल को प्रभावित भी कर सकता है। बारिश होते ही किसान इन दिनों जुताई, बुआई और रोपाई के कामों में जुट चुके हैं। वहीं पर्याप्त बारिश से फसल को नुकसान नहीं है, पर ज्यादा बारिश कहीं न कहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खींच सकती है। और खेत में काम कर रहे किसानों से वर्तमान हालातों पर देख सकते हैं किस तरीके से जो वर्तमान हालात बने हुए हैं। बारिश की वजह से किसानों के चेहरे पर अब चिंता भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है।